अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पूरे जिस्म के रोंगटे खड़ी करती एक नादीदा वजूद की अजीबो गरीब कहानी। मैं जिस मकान में रहता हूँ वो कोई आम मकान नहीं, आप इसको भूत बंगला कह सकते हैं। ये एक वसी और अरीज इमारत है जिसके चारों तरफ एक बागीचा है, या शायद था। आजकल तो बागीचे के नाम पर सिर्फ एक मैदान ही बाकी रह गया है जो कपड़े सुखाने के काम आता है, मगर इसमें कहीं कहीं से झांकता सब्जा, खुश्क पड़े फवारे और इधर उधर सर झुकाए खड़े फलों के टुंड मुंड पेड़ सरसब्ज माजी की खबर ज़रूर देते हैं। इस घर की तामीर बहुत मुनफरिद है। इसके वसी और रीज हाल के बीचों बीच सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल तक जाती हैं जहाँ चारों तरफ कमरे बने हैं। ये घर 20 या 25 साल पहले शहर के एक मारूफ ताजिर ने बनवाया था, जो 5 साल पहले बैंक फ्रॉड में मुलजिम नामजद हुआ तो गिरफ्तारी के खौफ से जान बचाकर यूरोप फरार हो गया, जहां कुछ ही अरसा बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बैंक फ्रॉड के इल्जाम में अदालत ने उसकी तमाम जायदाद कर्क करने का हुक्म सुनाते हुए ये मकान बैंक की मलकियत में दे दिया। बैंक ने इसकी देखभाल के लिए एक निगरान मुकर्रर किया जो मकान को किराया पर देने या बेचने का जिम्मेदार था। उसने अपनी बीवी के हमरा इसी मकान के एक हिस्से में रिहाइश रख ली, मगर जल्द ही घर के अंदर से आने वाली गैर फितरी आवाज़ों ने उस खानदान का जीना अजीरन कर दिया। रात के वक्त घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, मुख्तलिफ कमरों में फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें आती। सुबह को फर्नीचर बिखरा हुआ और एक दूसरे पर ढेर हुआ मिलता। गैर मरई कदमों की सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने की आवाज़ें सुनाई देती। रेशमी लिबास की सरसराहट और सीढ़ियों की रेलिंग पर अनदेखे हाथों का लम्स निगरान और उसकी बीवी को चंद ही दिन बाद वहाँ से भगाने के लिए काफ़ी थे। बैंक ने उस निगरान को बर्खास्त करके उसकी जगह किसी और को मुकर्रर कर दिया, मगर घर के अंदर शोर और माफूकुल फितरत वाक़यात जारी रहे, जिन्हें छुपाने की लाख कोशिश के बावजूद पड़ोसियों तक इन वाक़यात की गूंज पहुंच जाती और फिर अगले 3 साल तक ये मकान वीरान और खाली पड़ा रहा। कई लोग खरीदने या किराया पर लेने की गर्ज से आए, मगर तय होने से पहले ही इन वाक़यात का सुनकर वहाँ से खिसक गए। मैं इस शहर में एक बोर्डिंग हाउस में रिहाइश पजीर हूँ जो पहले शहर के गंजान तरीन इलाके में कायम था, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतें तो बासानी दस्तियाब थीं, मगर गलियाँ तंग और गुंजान होने की वजह से आमदोरफ्त में दिक्कत होती थी। उसके अलावा बोर्डिंग हाउस के बढ़ते हुए किरायों के लिए अब मज़ीद और वसी जगह दरकार थी। लिहाजा मेरे मकान मालिका किसी बड़ी इमारत और कदरे खुले इलाके में जाना चाहती थी, इसलिए उसने इस आसेब ज़दा मकान के मतलब सुना तो उसको किराया पर लेने का इरादा कर लिया, क्योंकि उससे बेहतर और मौजू इमारत फिल वक्त दस्तयाब न थी। उसने इस घर के भूत के मुतालिक जो कुछ सुना था उसको हम सब से छुपा न सकी। 2 के अलावा बाकी सब किराएदार वहाँ से इस घर में मुंतकिल होने को राज़ी हो गए। मई के महीने में हम इस नई इमारत में शिफ्ट हो गए। हमें अपनी नई रिहाइश का बहुत पसंद आई। बहुत पुरफिजा मकाम था। पीछे की दीवार के साथ एक छोटी नहर रवां थी। हवा ताज़ा और खालिस थी। नदी के पानी को चूम कर गुजरने वाली बादे सबा जिस्मों को लतीफ़ एहसास बख्शती। रिहायशी इमारत के चारों तरफ फैले बगीचे में ज़्यादा सब्ज़ा नहीं था, मगर इसकी कुशादगी अजब खुशगवार एहसास देती थी। गर्मियों की शामों के धुंधलके में हम वहाँ कुर्सियाँ बिछाकर बैठ जाते, सिगरेट नोशी करते, चाय पीते और झाड़ियों में जुगनुओं के टिमटिमाने का सहर अंगेज मंजर देखते। जल्दी हम इस घर से मानूस हो गए, मगर जैसा कि इस घर की शोहरत सुनी थी, हमारा किसी भूत से कोई टाकरा नहीं हुआ, अगरचे हम सब बड़ी बेसब्री से उससे मुलाकात के मुंतज़िर थे। तकरीबन रात के खाने पर सबका दिलपसंद मौजू यही भूत होते। तकरीबन 1 महीना गुजर गया और हमारी तवक्को के बरक्स कोई भी ऐसा गैर मामूली वाक़या न पेश आया जो भूतों या किसी और मखलूक की मौजूदगी की निशानदेही करता। हम सब लोग मायूस हो गए, मगर एक सुबह हमारा बावर्ची बौखलाया हुआ बताने लगा कि रात को जब वो अपने कमरे में गया और सोने के लिए कपड़े बदलने लगा तो कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। वो खासा खौफजदा नजर आ रहा था, मगर किसी ने भी उसकी बात को संजीदगी से नहीं सुना और उसकी बात मजाक में उड़ा दी, क्योंकि सब जानते थे कि ये बावर्ची बाज़ औक़ात इसी हालत में होता है कि उसको आसमान पर भी चांद और 2-2 नजर आने लगते हैं। और अब शायद वो अपनी इस कारकर्दगी में तरक्की कर गया, क्योंकि वो सिगरेट बहुत पीता था। मुझे आज भी याद है 10 जुलाई की रात थी।
खाना खाने के बाद मैं अपने दोस्त डॉक्टर नवान के हमरा बगीचे में बैठा गपशप लगा रहा था। इधर उधर की गुफ्तगू करते हुए हमें इंसानी दिमाग की मुख्तलिफ कैफियतों और हालतों पर बहस करने लगे। डॉक्टर नवान एक खैराती अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे और उसी बोर्डिंग हाउस के एक कमरे में रिहाइश रखते थे। यहीं हमारी पहली मुलाकात हुई और फिर एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। मुतालियाती मौज़ूआत मुश्तरक होने की वजह से हमारे दरमियान अक्सर ऐसी गुफ्तगू होती रहती थी जिससे हम खासे लुत्फ़ अंदोज़ होते। आज की बहस का मौजू इंसानी तख़य्युल और फिर इंसानी जहन का उसको सच मानना था। जल्द ही ये गुफ्तगू माफूकुल फितरत अनासर की मौजूदगी की तरफ मुड़ गई और हम इसकी साइंसी वजूहात का खोज लगाने लगे, मगर कोई सिरा हाथ आने से पहले ही हम इस मौजू से भटक कर मशरिक मगरब, जंगल, नदी, झरने, शायरी, हुस्न और न जाने किन किन इलाकों की खाक छाने लगे। बात मजीद आगे बढ़ी तो शेक्सपियर से होती हुई वारिस शाह की तरफ चली गई। वक्त गुजरने का पता ही न चला, मगर ऐसा ज़रूर हुआ कि बहस के मौज़ूआत की रंगारंगी ने जहन को पुरसुकून कर दिया और नींद ख्वाबों की सीढ़ियाँ उतरकर दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। इससे पहले कि हम उठकर सोने के लिए अपने कमरों का रुख करते, अचानक डॉक्टर ने एक अजीब और गैर मुतल्लिका सवाल करके मेरे दिमाग को झंझोड़ दिया। तुम डर और खौफ को किस जाविये से देखते हो? ये सवाल पूछते हुए डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि खौफ और डर तो हर चीज़ में हो सकता है। इसका मुझे एक दफ़ा तजर्बा भी हो चुका था। इस वक्त कॉलेज में B.Com का तालिब इल्म था। गांव में हमारा घर दरिया के किनारे था और कमरे की एक खिड़की दरिया की तरफ खुलती थी। मैं अगरचे शहर में ज़ेरे तालीम था, मगर उन दिनों मैं फ़ाइनल इम्तिहान से फारिग होकर अपने घर आया था। बरसात का मौसम था और दरिया अपने चौबन पर था। मैं कमरे की खिड़की में खाली उल जहन खड़ा दरिया के पानी के ऊपर चमकते चांद और पानी में झिलमिलाते उसके अक्स को देखे जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक औरत की अकड़ी हुई लाश पर पड़ी, जो दरिया में तैरती हुई किनारे से आ लगी। उसके बाजू फैले हुए थे और चेहरे पर खौफ था, जैसे मरने से पहले वो बेचारी बुरी तरह चीखी हो। मैं खौफ से सुन हो गया और खिड़की में खड़ा उसे देखता रहा। फिर उससे पहले कि मैं कुछ करता, पानी उसे दोबारा बहाकर कहीं और ले गया। आज डॉक्टर के सवाल ने मेरे जिस्म में उसी खौफ की एक लहर फिर दौड़ा दी। डॉक्टर, मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ से डरता है इंसान तो कोई किसी दूसरी से, कोई किसी चीज़ से भी नहीं डरता, मगर कभी किसी आम सी चीज़ से भी डर जाता है। डर तो एक एहसास है जो बहुत मुबहिम है, मैंने जवाब दिया। मेरा भी यही ख्याल है कि डर सिर्फ हमारी जहनी हालत का नाम है। हमारा खौफ कभी भी किसी आम चीज़ को बहुत खौफनाक और माफूकुल फितरत बना देता है। डॉक्टर साहब ने कहा, बेहतर है कि हम इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर दें। मैंने बात ख़त्म करने की कोशिश की। पता नहीं मुझे आज क्या हुआ, मेरा जहन डर और खौफ के बीच में उलझ गया है। मैं चाहता हूँ मैं इस मौजू पर एक कहानी लिखूँ, मगर मैं शायद लिख ना पाऊँ, क्योंकि कहानी बनाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ मरीजों के लिए नुस्खे लिख सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। मैंने उकताकर उठते हुए उन्हें गुड बाय कहा और फिर वो खुशदिली से मुस्कुरा दिए। हम दोनों उठे और अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने कपड़े बदले और जल्दी से बिस्तर में घुसे अपने बचपन की आदत के मुताबिक एक किताब खोल ली। चाहे मुख्तसर ही सही, मगर सोने से पहले किताब पढ़ना मेरी आदत बन चुकी थी। तकिए पर सर रखते ही मैंने किताब खोल ली। ये वैम्पायर की तारीख पर एक किताब थी जो किसी फ्रांसीसी मुसन्निफ की लिखी हुई थी और मेरे एक दोस्त ने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी। मैं अभी एक सफ़ा भी नहीं पढ़ने पाया कि मुझे नींद आने लगी। पलकें खुद ब खुद भारी होने लगीं। मैंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और हाथ बढ़ाकर लैंप की रोशनी मद्धम कर दी। नींद की देवी मुझे लोरियां देने लगी। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और लैंप की रोशनी सिर्फ इतनी थी कि उसका अपना बटन नज़र आ सके, बाकी हर तरफ अंधेरा था। डॉक्टर से होने वाली गुफ्तगू आवारा झोंकों की मानित जहन में उभरने लगी और सोचों का एक तूफान मेरे अंदर शाएं शाएं करने लगा। मैं बिल्कुल सीधा लेटा था, इससे पहले कि गहरी नींद में चला जाता। धम की आवाज़ से कोई कमरे में कूदा। शायद छत से कोई चीज़ नीचे गिरी थी और गिरी भी ऐन मेरे सीने के ऊपर। इससे पहले कि मैं कुछ समझता और संभलता, दो हाथ मेरी गर्दन पर सख्ती से जम गए। मैं बुज़दिल और डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी जिस्मानी ताकत और हालत अभी अच्छी है, मगर इस अचानक अंधे हमले ने मुझे बौखला कर रख दिया। सूरत हाल समझ से बालातर थी, मगर अगले ही लम्हे मैंने गैर इरादी तौर पर उस अनदेखे जिस्म को अपने ताकतवर बाजुओं में दबोच लिया और पूरी ताकत से दबाने लगा। उसका नतीजा ये हुआ
کہ وہ दोनों हाथ जो मेरी गर्दन पर जमे थे उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी और मेरे लिए दोबारा सांस लेना मुमकिन हो गया। मुकम्मल अंधेरे की वजह से मैं उस अभी तक हमलावर को नहीं देख पाया था जिसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया था। मेरी गिरफ्त उसके जिस्म के गिर्द मजबूत होती जा रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो जो कोई भी था उसका बदन कपड़ों से आरी था, बल्कि वो थी। मैं उसके जिस्म की नुमाया साख्त को महसूस कर सकता था। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में सर से लेकर पांव तक दौड़ गई। मेरे जहन में एक सवाल उभरा कि ये कौन है। मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में उसने अपने तेज दांत मेरे दाएं कंधे में चबो दिए। दर्द की तेज लहर ने मुझे सिसकने पर मजबूर कर दिया। अपने वार को मौसर देखकर उसने पे दर पे मेरे गर्दन और सीने पर भी अपने दांतों से बुरी तरह काटा, मगर आज़ाद होने की कोशिश में कामयाब ना हो सकी। उसने दोबारा मेरे गर्दन पर हाथ जमाने की कोशिश की मगर नाकाम रही, क्योंकि मैं अपनी गिरफ्त बढ़ाता चला जा रहा था। अब ये मुकाबला कुव्वत और हौसले का था। कुछ लम्हे की कोशिश के बाद मैं अपने दुश्मन को बेड से नीचे गिराने में कामयाब हो गया। मैंने अपना एक घुटना उसके सीने पर रखकर पूरी तरह दबाया। उस लम्हे में अपने आप को फातेह समझ रहा था। एक लम्हे रुककर मैंने गहरी सांस ली। रात की तारीकी के गहरे सकूत में इस हमलावर की बेतरतीब उतरी चढ़ी सांसों की आवाज़ मैं सुन सकता था। उसके दिल की धड़कन भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अब अगला मरहला उस हमलावर को किसी चीज़ से बांधने का था, मगर किस चीज़ से बांधूं? अचानक मुझे याद आया कि मेरे तकिए के नीचे एक बड़ा सा रुमाल पड़ा था जो मेरी आदत के मुताबिक हमेशा तकिए के नीचे रहता। मैंने अपने शिकार को घुटने से दबाकर अपना एक हाथ आज़ाद किया और उसे बढ़ाकर तकिए के नीचे से वो रुमाल खींचकर निकाला और उस हमलावर के हाथ उस रुमाल से बांध दिए। अब मैं अपने आप को कदरे महफूज समझ रहा था। अगला काम लैंप को रोशन करना था। मैं मुतजस्सिस था कि जिस औरत या लड़की ने मुझ पर हमला किया वो कौन है, क्यों मुझे मारना चाहती है। मगर बात हौसला अफजा थी कि मैंने बगैर किसी की मदद के उस पर काबू पा लिया। हमलावर को अच्छी तरह बांधने के बाद मैं मुहतात अंदाज में पीछे हटा और अंधेरे में अंदाजे से हाथ जलाकर लैंप का बटन टिटोला, मगर इस दौरान में एक हाथ से हमलावर को दबोचे रहा। टच की आवाज़ के साथ लैंप का बटन दबाया और सारा कमरा रोशनी में नहा गया। मैं फौरन अपने हमलावर की तरफ मुड़ा, लेकिन उसकी तरफ देखते ही मेरे होश उड़ गए और हवास जवाब देने लगे। दहशत मेरे जिस्म में सरायत कर गई। उस वक्त मैं जिस कैफियत से गुजर रहा था उसे अपने एहसासात को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। मैं चीखना चाहता था मगर चीख गले में घुट कर रह गई। उस वक्त को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा एक हाथ गर्म मुतहर्रिक और जिंदा जिस्म को जकड़े हुए था और दूसरा हाथ उसके सांस लेते हुए गले पर था। वो ऐसे ही गोश्त पोस्ट की सी जैसा एक इंसान होता है जैसे मैं खुद हूँ। मैंने अपने दबाव से उसके जिस्म को दबाया हुआ था और कमरे में रोशनी थी, मगर उसका जिस्म मुझे नज़र नहीं आ रहा था, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता था। मैं उसे देख नहीं सकता था। ये सारी सूरत हाल मेरी समझ से बाहर थी। मैं उसे छू सकता था मगर देख नहीं सकता। खौफ ने मुझे लाशोरी तौर पर चीखने पर मजबूर कर दिया। मेरी चीख सुनकर चंद लम्हों में मेरा कमरा लोगों से भर गया। वो सारे गैर मरी जिस्म मेरी गिफ्त में बुरी तरह कसमसा रहा था, आज़ाद होने की जिद्दोजहद कर रहा था। उसके हाथ थे जिनसे उसने मुझे थाम रखा था। उसकी जिल्द मुलायम थी और जिस्म मेरे ही जिस्म की तरह ठोस था, मगर वो जो कोई भी थी या था नज़र नहीं आ रहा था। मैं हैरान था कि पागल हो जाऊं या बेहोश, मगर खुशकिस्मती से मेरी जिबिल्लत ने उस वक्त मेरी रहनुमाई की और बजाय इसके कि मैं उस गैर मरी मौजूद पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर कर देता, मैंने उसको और मजबूती से जकड़ लिया। खौफ के इस लम्हे में मेरी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि वो तकलीफ़ के मारे मचलने लगी, मगर अब भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। ऐन उसी वक्त डॉक्टर नोमान कमरे में दाखिल हुआ। लोगों का हजूम और मेरी दहशत ज़दा शक्ल देखते ही वो खौफजदा हुआ और पूछने लगा, क्या हुआ, ये चीख कैसी थी? डॉक्टर, मैं था, यहाँ आओ, मैंने जल्दी से कहा। यह सब बहुत खौफनाक है। मुझ पर सोते में किसी ने हमला किया जिसे मैंने दबोच लिया, मगर इस रोशनी में भी मैं उसको देख नहीं पा रहा और मुझे नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उलझन थी, शायद वो भी मेरी बात को समझ ना पाया। वहाँ खड़े बाकी लोगों ने हल्का सा कहका लगाया। वो लोग मेरी इस कैफियत को समझने के बजाय उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे और मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं एक ऐसे अनदेखे जिस्म से मुकाबला कर रहा हूँ जो रोशनी में भी नज़र नहीं आता। कुछ लोगों का तो ख्याल था कि मैं नींद की हालत में हूँ। उनके हंसने पर मुझे गुस्सा आ गया। वो मेरी हालत इस देखकर मजाक उड़ा रहे थे और उनमें गैर मरी वजूद मेरे हाथों में मचल रहा था।
मुझे अपनी गिरफ्त कायम रखना मुश्किल हो गया। मैंने चीख कर डॉक्टर को पुकारा, डॉक्टर खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं इस जिस्म को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकूंगा, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, मेरी मदद करो। रुको मैं आता हूँ, डॉक्टर नुमान बेसाख्ता बोला। क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? डॉक्टर तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, आगे आओ और छू कर देखो, इसे छुओ, मैंने तेज लहजे में कहा। डॉक्टर कुछ बोले बगैर आगे बढ़ा और उस जगह को छुआ जहां मैंने हाथ से इशारा किया था। उसको छूते ही चीख कर एक झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसने यकीनन उस औरत के जिस्म को महसूस कर लिया था। डॉक्टर फौरन कमरे से बाहर लपका और थोड़ी ही देर बाद रस्सी का एक लंबा टुकड़ा तलाश करके ले आया, जिसको हमने मिलकर उसके वजूद के गिर्द मजबूती से लपेटा, जो अब भी मेरे बाजुओं में आज़ाद होने की खातिर बुरी तरह मचल रही थी। इसे छोड़ो, अब ये हिल नहीं सकती, वो बैठी हुई आवाज़ में बोला। बल्कि यूं कहो कि अब ये हिल भी नहीं सकती, क्योंकि ये मर्द नहीं, अपने जिस्म के हिसाब से ये औरत लग रही है। मैंने धीमी आवाज़ में डॉक्टर को दुरुस्त सूरत हाल बताई तो वो हैरत से गूंग हो गया। मैं वाकई थक चुका था। मैंने अपनी गिरफ्त हल्की कर दी। डॉक्टर उसी रस्सी का एक सिरा थामे खड़ा रहा जिससे उस ना नजर आने वाले जिस्म को बांधा गया था। रस्सी एक दायरे की शक्ल में नजर आ रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीर संजीदगी छाई थी। वहां खड़े दूसरे किराएदार इस सारे वाकया के चश्मदीद गवाह थे, मगर जो कुछ हो रहा था वो समझना उनके लिए मुश्किल था। कई कमज़ोर दिल हजरात चुपचाप वहां से खिसक गए। कुछ दरवाजे के करीब खड़े रहे, मगर डॉक्टर की मदद को आगे नहीं बढ़े। वो शायद अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे और अभी तक शक व शुबे में थे। मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की कि वो करीब आएं और छू कर कुदरत के इस करिश्मे को देखें, मगर वो ना माने। ये बात भी थी हैरतनाक कि कैसे एक ठोस, जिंदा और सांस लेता जिस्म उनकी आंखों के सामने से गायब हो। उनकी आंखों की हैरत में छुपे उस सवाल को भांपकर मैंने डॉक्टर को इशारा किया, जिसने उसे समझ लिया, और हम दोनों ने उस वजूद को ज़मीन से उठाकर बेड के ऊपर लिटाया। गद्दे पर उसके वजन की वजह से दबाव बढ़ गया, यूं जैसे वहां कोई 14 साल की उम्र का बच्चा लेटा हो। मेरे दोस्तों, बेड के गद्दे पर पड़ने वाला यह गड़ा इस बात का सबूत है कि यह मेरा कोई वहम या ख्याल नहीं, बल्कि यहाँ एक ठोस जिस्म मौजूद है जिसे तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। मैं अपनी जुर्रत पर हैरान था कि कैसे पुरसकून अंदाज में मैं इस अजीब वाक़या को बयान कर रहा था। वहाँ खड़े तमाम लोगों की नज़रें मेरे बिस्तर पर जमी थीं। फिर मैंने और डॉक्टर ने उस गैर मरी वजूद को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दोबारा बेड पर गिराया। वो धप की आवाज़ के साथ बेड पर गिरी तो लकड़ियों के चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। तकिए पर भी दबाव का एक निशान पैदा हुआ। देखने वालों के मुंह से एक चीख निकल गई और वो सब कमरे से डर कर भाग गए। अब मैं और डॉक्टर इस मामले को सुलझाने के लिए वहाँ रह गए। कुछ देर हम वहाँ खामोश खड़े रहे। इस खामोशी में उसके सांस लेने की आवाज़ उभर रही थी। बिस्तर की चादर पर मुसलसल सलवटें आ रही थी, जो इस बात की निशानी थी कि वो इस औरत आज़ाद होने के लिए मचल रही थी। उसको महसूस करते हुए डॉक्टर बोला, ये बहुत खौफनाक है। हाँ, बहुत खौफनाक, मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। नाकाबिले यकीन, डॉक्टर जैसे खुद कलामी के अंदाज में बोला। ऐसा वाकया न कभी देखा ना सुना, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर कहने लगा, चलो इसकी एक वजह तलाश करते हैं। यहाँ ये एक ठोस जिस्म मौजूद है जिसे हम छू तो सकते हैं मगर देख नहीं सकते। ये बहुत गैर मरई हकीकत है मगर खौफ पैदा कर रही है। ज़रा सोचो, एक शीशा मरई है और शफाफ भी। अगर किसी ख़ास केमिकल से उस शीशे को साफ़ कर दिया जाए तो वो नज़र नहीं आएगा। नज़रियाती तौर पर यह मुमकिन नहीं। ज़रा सोचो, शीशे का एक गिलास जो रोशनी की एक लहर को वापस मुनक्कस नहीं करता, जो मुकम्मल शफाफ है। सूरज की सारी रोशनी उसमें से बासानी गुजर जाएगी, वो हमें कैसे दिखाई देगा? ये नज़रिया तो बहुत अच्छा है डॉक्टर, मगर शीशे का गिलास सांस नहीं लेता, हवा सांस नहीं लेती, जबकि ये जिस्म दिल रखता है। इसकी धड़कन सुनाई दे रही है, ये हरकत कर रहा है, इसके फेफड़े सांस ले रहे हैं। तुम शायद इसको भूल गए हो जो हमने अक्सर सुना है, डॉक्टर ने कहा। याद करो, वो रूहानी हल्के, रूहानियत के मुआज़े, रूहों को तलब करने वाले आमिल, मेज़ के गिर्द बैठे लोगों के हाथों में गर्म गोश्त पोस्ट के फ़ानी ज़िंदगी की तरह मगर गैर मरी हाथों की गिरफ्त। क्या तुम समझ रहे हो ये इस किस्म की कोई चीज़ है? मैंने उसकी बात पर हैरत ज़दा होकर सवाल किया। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, मगर चाहता हूँ कि खुदा हमारी मदद करें और हम इसके मुतालिक जान सकें। उसने जवाब दिया। हम दोनों तमाम रात इसी कैफियत में रहे, उस गैर अर्जी मखलूक के पास जो अब बिल्कुल खामोश थी और उसने अब अपनी कोशिश करना बंद कर दी थी। हमने झुक कर देखा, उसकी सांस चल रही थी, वो शायद सो गई थी।
अगली सुबह सारे घर में उस अनदेखे वजूद की वजह से खासी अजीब सी कैफियत फैल गई। सारे किराएदार मेरे कमरे में जमा थे, मगर कोई भी कमरे में घुसने को तैयार नहीं था। मैं और डॉक्टर नमान काफ़ी देर तक अपने कैदी के मुतालिक उनके सवालों के जवाब देते रहे। वो जाग गई थी। इस बात का अंदाज़ा हमें बिस्तर की चादर पर पड़ने वाली सरवटों और बेड की चिरमिराहट से हुआ। वो दोबारा आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। ये बात हमें चौकन्ना कर रही थी। हम मुतात हो गए। मैं और डॉक्टर रात भर जागकर उस वजूद के होने की दलील तलाश करने के साथ साथ उसके जिस्म पर हाथ फेर कर उसके होने का भी यकीन करते। वो हमारे लिए एक अजीब सा राज थी। उसका सारा जिस्म इंसानी था। सर पर बाल बिल्कुल नहीं थे, नाक छोटी और हाथ पांव एक लड़की की तरह थे। पहले हमने सोचा उसको फर्श पर रख दें और फर्श पर किसी चाक से उसके जिस्म की आउटलाइन बनाएं। इस तरह उसकी शबीह के खदोखाल वाज़ेह हो जाएंगे। मगर फिर बेफ़ायदा समझकर इस ख्याल को रद्द कर दिया, क्योंकि इस तरह उसकी पूरी शक्ल सामने नहीं आ सकती थी। अचानक मुझे एक अछूता ख्याल सूझा। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से इसकी मुकम्मल शबीह बना सकते हैं। इस तरह हमें इसकी एक ठोस शक्ल मिलेगी जो हमारे तजस्सुस को मुतमईन कर सकेगी। मगर कैसे? इस गैर मरी वजूद की बेचैनी, कसमसाहट और उसका मचलना प्लास्टर को सही तौर पर जमने से रोक सकता है और बनने वाला खौल ख़राब हो जाएगा। अचानक एक और ख्याल सूझा, क्यों ना हम इसको क्लोरोफार्म की मदद से बेहोश कर दें। इसकी नाक तो थी ही जिसकी मदद से ये सांस ले रही थी, फिर हम अपनी मर्जी कर सकते थे। इस ख्याल को अमली तौर पर करने के लिए डॉक्टर की मेडिकल महारत काम आ गई। उसके पास बेहोश करने की दवाई थी जिसे वो अब फ़ौरन अपने कमरे से जाकर ले आया। 3 मिनट बाद ही हमने उस वजूद को रस्सियाँ हटाईं और उसके जिस्म को प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढांपना शुरू कर दिया। 5 मिनट में हमने अपना काम ख़त्म कर लिया और शाम तक हमारे पास एक खाका आ गया। ये मुकम्मल औरत की शक्ल थी जिसका अजीब टेढ़ा मेढ़ा जिस्म था। कद की लंबाई 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, जबकि जिस्म की साथ खासी मुतवाज़न थी। चेहरे के नकूश बहुत खौफनाक थे। अपनी तसल्ली और इत्मीनान करने के बाद अब हमारे सामने ये सवाल था कि इसके साथ किया क्या जाए। इस दहशत को घर में इस तरह रखना मुमकिन नहीं था। इसको आज़ाद करना भी ठीक नहीं था। हम इसे आवाम के सामने भी नहीं ला सकते थे। लिहाजा मेरा यही ख्याल था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। मगर ये जिम्मेदारी कौन अपने सर ले और इस इंसान नमा डायन को मार दे। कई दिन इसी सोच विचार में गुजर गए। बोर्डिंग हाउस के सारे किराएदार सहमे हुए थे। उनमें से कुछ तो मकान छोड़कर वहाँ से भाग गए। मकान मालिका भी खौफजदा थी। उसने मुझे और डॉक्टर को कई बार धमकी दी कि अगर हमने इस अफरियत से जान ना छुड़ाई तो वो हम दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, इस मामले को मीडिया में ले आएगी। हर बार हमारा जवाब यही होता, जैसा आप चाहें, मगर हम इससे कैसे जान छुड़ाएं? ये आपके घर से मिली है, इससे जान छुड़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर वो चुप हो जाती, क्योंकि ये बात दुरुस्त थी और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मगर वो बेचैन बहुत थी। इस सारे वाक़या और कार्रवाई में एक नहायत गलत काम ये हुआ कि हमने ये बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी कि जब ये वजूद सांस लेता है तो खाता पीता भी होगा। हम उसकी खुराक को तो बिल्कुल भूल ही गए। जब हमें याद आया तो हमने खाने की हर मुमकिन चीज़ जो हमारे ख्याल के मुताबिक उसकी खुराक हो सकती थी उसके सामने रखी, मगर उसने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं। दिन गुजरते गए, चादर और कपड़े हिलते रहे, भारी सांसों की आवाज़ें आती रहीं और उसकी भूख हड़ताल जारी रही। तकरीबन 15 दिन गुजर गए, वो अभी तक जिंदा थी। ताहम दिल की धड़कन आवाज़ हर रोज़ बदतरीज मध्यम होती जा रही थी। ये इशारा इस बात का था कि वो मर रही है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी। मुझे उसकी इस हालत पर बड़ा अफसोस था। वो अब काबिले रहम थी। मैं भी रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। वो जिस कर्ब से गुजर रही थी मैं उसको महसूस कर रहा था, मगर उसको आज़ाद करना यकीनी तौर पर ख़तरनाक था। और आखिरकार एक दिन वो मर गई। एक रोज़ सुबह हमने उसे बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पाया। उसके दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी। हमने उसे बाग में दफनाने की जल्दी की। ये एक अजीबो गरीब और मुनफरिद जनाजा था, क्योंकि हम एक अनदेखे वजूद को कब्र की तारीकी में उतार रहे थे। जिस रस्सी से हमने उसे बांधा था वो मैंने बतौर यादगार डॉक्टर के हवाले कर दी, मगर उसकी अनदेखी यादें हमारे हाफ़्ज़े पर यूं हिफ्ज़ हो गईं जैसे हम उसे अभी भी देख रहे हों। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।